नमस्कार दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं दीप्ति कमल जोशी, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज से आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। वह है राष्ट्रीय वन नीति 1988। यह विषय न केवल पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है, बल्कि विकास अध्ययन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पर आप इन्वायरमेंट या पर्यावरण वाले सेक्शन में इसे पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा में हम समझते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्य, उसके रणनीति और उससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को। तो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि वनों का संरक्षण क्यों इतना जरूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वे सुंदर होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप ये तो जानते ही हैं कि हवा, पानी और खाद्य सामग्री और कुछ हद तक रोजगार भी वनों पर निर्भर करता है। और आप यह भी जानते होंगे कि भारत की कुल भूमि का कम से कम 1/3 क्षेत्र वन या वनाच्छादित होना चाहिए। यह बात सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत? राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें तो ये वन नीति पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन जैसे दो महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि हम केवल अपने ही लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, और इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। आइए चर्चा में आगे बात करते हैं जल और मृदा संरक्षण की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नदियां और जलाशयों में मिट्टी की मात्रा कैसे भर जाती है और कैसे हम इसे कम कर सकते हैं? यह नीति खासतौर पर ऐसे उपायों या कहें तो ऐसे व्यवहारिक उपायों पर जोर देती है जिससे वनों का संरक्षण हो तथा साथ ही वनों से जुड़े हुए मुद्दे जैसे मृदा, जल, उनका संरक्षण भी किया जा सके। और खासकर जब बात आती है जलाशयों में मिट्टी भरने की, तो उसी के एक पक्ष में आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि राजस्थान के मरुस्थलों में रेत के टीले बढ़ते चले जा रहे हैं और उनके रोकथाम के लिए यह नीति काम कर रही है। तो दोस्तों, आप यह समझते हैं कि सरकार के अलावा और ऐसे कौन से पक्ष हैं जो वन और वन नीति पर ध्यान देते हैं या उनके संबंध में महत्वपूर्ण हैं? वैसे तो देखा जाए तो देश का हर नागरिक और जुड़े हुए सभी संस्थान इसके लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें उसके लिए काम करना चाहिए, पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अभी ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या पर, क्योंकि ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या की बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस नीति में जलाऊ लकड़ी, चारा और छोटे वन उपजों पर बहुत ध्यान दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 की क्या रणनीतियां हैं और उसमें क्या उपाय सुझाए गए हैं। आइए अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 की रणनीतियों की। तो साथियों, बार बार वन नीति के साथ उसका वर्ष दोहराने का उद्देश्य यह है कि पाठ्यक्रम, खासकर विकास अध्ययन से जुड़े हुए पाठ्यक्रम के शिक्षार्थियों को इसे याद करने में मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे और रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि वनों के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या कैसे वनों के उत्पाद को और ज्यादा ऑप्टिमम या अनुकूलतम तरीके से प्रयोग किया जा सकता है? इस नीति में यह भी कहा गया है कि हमें कास्ट के विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है, वन और वन से जुड़े हुए उत्पादों का अतिदोहन ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा, जब हम बच्चे थे तो हमें सिखाया जाता था कि कैसे पेड़ हमारी सांसों के लिए जरूरी हैं, कैसे हमारा भोजन उन पर निर्भर करता है और कैसे वो विभिन्न पशु पक्षियों को आवास प्रदान करते हैं। तो उसी तरह हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वनों पे दबाव कम से कम रहे, और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे वनों पर दबाव कम हो। इसके अलावा केवल ग्रामीण और जनजाति के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो महिलाओं की भागीदारी को भी वनों के संदर्भ में प्रोत्साहित किया जाता है। खासकर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से जुड़ी यादें आपको इस
अवधारणा को समझने में मदद करेंगी। आप क्या सोचते हैं, क्या महिलाओं की भूमिका को और बढ़ाना चाहिए, हाँ या ना? आप ऐसे विकल्पों पर सोचें, चर्चा करें और लिखने का प्रयास करें। इसके अलावा स्थानीय जनता की भागीदारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि स्थानीय जनता कैसे भागीदारी करेगी। सोचो आप सुंदरबन को बचाना चाहते हैं, लेकिन उस संबंध में आपके पास बहुत अच्छे, हो सकता है कि ऐसे बहुत अच्छे विकल्प भी आपके पास हैं, बट आपकी पहुंच वहां तक नहीं है, तो आप शायद आप मददगार नहीं हैं, अथवा आपके दिए हुए विकल्प दूसरे लोग प्रयोग ना करें। इसलिए कोशिश करी जाती है जो स्थानीय जनता है वो अपने वनों को बचाने के लिए खुद कार्य करे, जिससे होगा ये कि वो जो अपने स्थानीय पर्यावरण को समझते हुए उपाय सुझा पाएंगे, वो उनको न केवल लिखित या मौखिक रूप में बताएंगे, बल्कि व्यवहारिक रूप से उन्हें सार्थक करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है कि स्थानीय जनता भागीदारी करे। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने वनों की सुरक्षा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए वन सुरक्षा समितियों का गठन भी किया है? क्या आपने सोचा है कि आप अपने आसपास के जंगलों की सुरक्षा में कैसे मदद कर सकते हैं, खासकर तब जब वनाग्नि और बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं? कैसे वन और वन्य जीवों का जीवन उस समय प्रभावित होता है? क्या उस समय आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आ पाता है जो इस कंडीशन में यूजफुल हो, जो यहाँ पे मदद कर पाए? तो इस बारे में सोचे जाने और अधिक व्यवहारिक उपायों को सुझाने और उन पर कार्य करने की जरूरत है। यही वजह है कि ग्राम वन समितियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को वनों के राजस्व का एक हिस्सा दिया जाता है। सवाल है, ये कैसा मददगार होगा? जो वन राजस्व है यह स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने जंगलों की देखभाल करें, उससे जुड़े हुए उत्पाद उन्हें प्राप्त होंगे या उसके संदर्भ में उन्हें राजस्व प्राप्त होता है, तो एक तरीके से वो इकोनॉमिक वे में मोटिवेट हो पाते हैं वनों की सुरक्षा के लिए। अगला, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से जुड़ा हुआ अगला एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक वानिकी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सामाजिक वानिकी विषय के बारे में सुना है अथवा आप इस विषय में जानते हैं? अगर नहीं तो हम इस पे चर्चा करते हैं। अगर हाँ तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वनीकरण का प्रमुख अर्थ यह है कि लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम, इसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इसका मतलब है कि खाली पेड़ों के स्थान पर फलदार वृक्ष लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों के लिए और उनकी पूर्ति के लिए पेड़ों को लगाने के संबंध में सामाजिक वानिकी शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में यह शब्द बहुत चर्चा में आया। सामाजिक वानिकी से ही जुड़ा हुआ एक अन्य शब्द है शहरी वानिकी। इसके अंतर्गत शहरों और उनके आसपास के निजी और सार्वजनिक भूमि, जैसे पार्क है या सड़क के किनारे या औद्योगिक या व्यापारिक स्थल जो हैं, वहां पर वृक्ष लगाना और उनके प्रबंधन को शामिल किया गया। अगर आप देखेंगे तो हम मोटा माटी जो सामाजिक वानिकी है उसको 3 भागों में पढ़ सकते हैं। एक तो है शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, और उसके अलावा तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू इससे जुड़ा है, वो है कृषि वानिकी का। तो हमने अभी तक के कार्यक्रम में समझा है सामाजिक वानिकी को और शहरी वानिकी को। आइए हम समझते हैं कि ग्रामीण वानिकी क्या है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी को शामिल करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं हैं, अतः वहां पर कृषि वानिकी को ग्रामीण वानिकी के एक अंग के रूप में समझा जाता है। कृषि योग्य भूमि या जो बंजर भूमि है, वहां पर फसल और पेड़ पौधों को एक साथ उगाना कृषि वानिकी के अंतर्गत शामिल है। यह सामुदायिक भूमि स्थलों पर खासकर इसका प्रयोग किया जाता है या इसके लिए सार्वजनिक भूमि वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि कैसे वनों का संरक्षण, संवर्धन किया जाए और उनका विकास सुनिश्चित किया जा सके। 1976 में शुरू की गई इस पहल के तहत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और शहरी वानिकी जैसे कार्यक्रम शामिल है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने शहरों में पेड़ लगाते हैं तो न तो केवल हमारी शहरों की सुंदरता बढ़ती है,
बल्कि पर्यावरण में भी सुधार आता है। यही जादू है सामाजिक वानिकी का। तो दोस्तों, आपने अभी तक समझा राष्ट्रीय वन नीति 1988 को। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू और है जिसमें हम चर्चा करेंगे, वह है वनाधिकार संबंधी मान्यता अधिनियम 2006 या वनाधिकार संबंधी मान्यता अधिनियम 2006। यह अधिनियम स्थानीय निवासियों को उनके अधिकारों के सुरक्षित करने के विषय में बताता है। क्या आपने कभी सोचा है वनों पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है? यह अधिनियम लघु वन इत्यादि के संग्रहण, स्वामित्व और विपणन अर्थात व्यापार संबंधी अधिकार देता है। यह खासकर अनुसूचित जनजातियों से जोड़कर देखा जाता है। इसमें वनों पर निर्भर समुदायों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, इसके बारे में इस विषय को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज हमने राष्ट्रीय वन नीति 1988 के उद्देश्यों, रणनीतियों, स्थानीय जनता की भागीदारी, सामाजिक वानिकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी। यह नीति हमारे वनों और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे समाज और स्थानीय समुदाय की भलाई के लिए अनिवार्य भी। और आपसे फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और वनों की सुरक्षा में अपने योगदान के लिए प्रेरित रहिए। धन्यवाद।